हेलो बच्चों। आज अपन नीट एग्जाम के लिए थर्ड होप, मेरे को तुम्हें पता है नीट एग्जाम होनी है तुम्हारी संडे को। तो नीट एग्जाम के लिए ना जीओसी का एक क्विक रिवीजन रखते हैं। बहुत ही एफिशिएंट वे में जीओसी का रिवीजन रखेंगे अपन, है ना। एंड तक जुड़े रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा और काफी हाई यील्ड रहेगा कि इसे अगर देख लोगे तो हमारा जीओसी का क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। तो जीओसी में अगर हम बात करें तो ब्रॉडली अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जीओसी में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं, राइट। इसमें एक इफेक्ट होता है टेम्परेरी और दूसरा इफेक्ट होता है परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट, एक इफेक्ट होगा टेम्परेरी एंड एक होगा परमानेंट। टेम्परेरी मतलब जब जब तक उस कंपाउंड में एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब तक ये प्रेजेंट रहेगा। परमानेंट में अगर हम बात करें ये मॉलिक्यूल में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट की अगर हम बात करें, थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या इफेक्ट बताओ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। ये क्या होता है? टेम्परेरी पाई बॉन्ड सेपरेशन होता है। टेम्परेरी पाई बॉन्ड में टेम्परेरी चार्ज का डिस्प्लेसमेंट या पोलराइजेशन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे अपन इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। किसमें, कौन सा बताओ? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअल में इंडक्टो इफेक्ट मेरिक इफेक्ट किसमें हो जाएगा बताओ? ये टेम्परेरी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल पोलराइजेशन होगा। कौन से बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का। थर्ड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड इफेक्ट के बारे में बात करें, टोटोमेरिज्म। क्या चीज बताओ? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? इसमें छोटा एटम जैसे हाइड्रोजन है, क्या चीज बताओ? हाइड्रोजन है, वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट में। अगर बात करें, इस इलेक्ट्रोमेरिक को बोलेंगे, इसमें परमानेंट को बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। एक तरह से ये कौन से बॉन्ड में होगा बताओ? पाई बॉन्ड में। दूसरे इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, इंडक्टोमेट्री की जगह होता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? ये कौन से बॉन्ड में होगा? ये ऑपरेट होगा सिग्मा बॉन्ड में। किस बॉन्ड में ऑपरेट हो जाएगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड में। थर्ड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, रेजोनेंस। फोर्थ इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब इन इफेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन डिटेल पढ़ेंगे, मतलब जितना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतने अपन इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इफेक्ट पढ़ते हैं परमानेंट इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें, परमानेंट इफेक्ट जो है उसमें एक्सटर्नल फील्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले कौन सा इफेक्ट है बताओ? आई इफेक्ट, दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये कितने कार्बन तक होता है ऑपरेट बताओ? अप टू 3 कार्बन। कितने कार्बन तक लगेगा बताओ? 3 कार्बन तक। फोर्थ कार्बन पे क्या हो जाएगा? फोर्थ कार्बन पे इट विल बी नेग्लिजिबल। कहां तक होगा बताओ? 3 कार्बन तक लगेगा। फोर्थ कार्बन पे इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मीन्स जीरो इफेक्ट हो जाएगा। जिसे अगर हम बात करें,
यहाँ कोई एटम है फ्लोरीन, तो इस पे इस फ्लोरीन का ईएन ज्यादा होता है, वो 4 होता है, और कार्बन का ईएन लगभग 2.4 से 2.5 के आसपास होता है। तो इसमें पार्शियल क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव। कितने कार्बन तक चलेगा बताओ, 3 कार्बन तक। फोर्थ कार्बन पे जाते जाते इसका इफेक्ट क्या हो जाता है बताओ, खत्म हो जाता है ना। अब ये जो पहला बात ये हो गया, इसके बारे में दूसरी बात अगर हम बात करें, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्स होता है। किसके इनवर्स हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस के इनवर्स हो जाएगा। तो बात करें इंडक्टिव इफेक्ट किस में होता है बताओ, कौन से बॉन्ड में लगेगा, ऑपरेट इन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, और सिग्मा बॉन्ड का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे आई आई इफेक्ट बोलेंगे, है ना। ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू डिफरेंस हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एन डिफरेंस की वजह से ये ऑपरेट होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है बताओ, वीक इफेक्ट होता है। वीक इफेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ओरिजिनली अपनी जगह पे ही रहता है। अब बात करें इस इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स देखें। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के दो टाइप है। पहले अपन देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिस्टम से। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा, है ना। और ये जो माइनस आई है, ये ईएन के जितना ज्यादा ईएन ज्यादा होगा, माइनस आई उतना ज्यादा होगा, है ना। सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ईएन ज्यादा होगी तो माइनस आई ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करूं, एक और एक NH3+ है, और एक NH3 है, NH2 है, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज आने से माइनस आई बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आने से माइनस आई बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें इसमें माइनस आई का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा क्या होगा, ना फरहान, है ना, NF3, ना ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना हीरालाल, और ना ही ओमपुरी। फिर आएगा कौन, CN, CN आएगा, कौन कहता है, COO आ जाएगा। फिर आएगा फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्काइन, बहनजी, डबल है ना। ये माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा। प्लस आई के ऑर्डर में अगर हम बात करें, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू दिस सिस्टम। ये सिस्टम को क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। जैसे प्लस आई के बारे में अगर हम बात करें, कार्बन है अगर, तो 3 डिग्री कार्बन का सबसे ज्यादा प्लस आई होगा, फिर 2 डिग्री कार्बन का, और फिर 1 डिग्री कार्बन का प्लस आई होगा। जैसे अगर तुम्हें कहीं से पूछ ले, TDH में से,
टी मीन्स ट्रिटियम, डी मीन्स ड्यूटेरियम और एच मीन्स प्रोटॉन। इनमें प्लस इफेक्ट क्या होगा बताओ? टी ई डी एच। अब अगर हम बात करें प्लस इफेक्ट का जो ओरल ऑर्डर होता है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होगा माइनस, CH2 माइनस का होगा, फिर होगा NH माइनस का, फिर होगा O माइनस का, फिर होगा C डबल बॉन्ड O माइनस का, फिर 3 डिग्री कार्बन का, फिर होगा 2 डिग्री कार्बन का, फिर होगा 1 डिग्री कार्बन का, और फिर क्या हो जाएगा बताओ? टी, फिर डी, एंड देन एच। ये प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा बताओ? प्लस आई का ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर किसी एटम पे माइनस है और एक न्यूट्रल है तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो उसका प्लस आई ज्यादा होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। बाद में एक टॉपिक बात करते हैं ब्रॉडली, जिसके बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक क्या है बताओ? रेजोनेंस। क्या चीज? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है जानते हो ना? कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ना तो ये होती है और ना ही ये वाली स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं एक क्या होता है बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें अगर हम बात करें ना तो ये RS1 पूरी सही है, ना RS2 सही है। एक्चुअल में क्या होगा? मॉलिक्यूल इस सिचुएशन में एक्चुअल में रहेगा, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? हाइपोथेटिकल होती है। कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे भी रेजोनेंस होना है तो 2p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, है ना? 2p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए तभी रेजोनेंस होगा, है ना? और मतलब कम से कम अगर हम बात करें, ये कंपाउंड लिखा है मैंने, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? इसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3p ऑर्बिटल। कितने? एटलीस्ट 3p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। जैसे इसमें अगर हम बात करें अपन, ये पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस तभी करेगा जब ये क्या हो बताओ? एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, जैसे इसमें कंडीशन क्या लग रही थी? पहले पाई था, फिर क्या था बताओ? सिग्मा, और फिर क्या था? पाई। तो क्या कॉन्जुगेशन हो जाएगा? पाई सिग्मा पाई। क्या कॉन्जुगेशन हो जाएगा? पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो रेजोनेंस में कम से कम 3p ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब सिग्मा, एक ही सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है तो वहां कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, है ना? मतलब लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो उस कंडीशन में रेजोनेंस होने का कोई चांस नहीं है। समझे क्या? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी बताने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी बताने के लिए तो सबसे पहला प्राइम मोस्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या है? कि ACRS, जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। RS हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल।
ACRS है जिसमें सबका कंप्लीट ऑक्टेट है, वो क्या होगी बताओ, ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे एक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरी स्ट्रक्चर ये है। तो कार्बन ने एक्चुअली यहाँ तीन ही बॉन्ड बनाए हैं। कितने बॉन्ड बनाए बताओ, तीन ही बॉन्ड। तो इसके पास तीन बॉन्ड है तो छह इलेक्ट्रॉन है। और इसमें सबके पास क्या है बताओ, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। सबने जितने बॉन्ड बनाने थे बना लिए, ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना दिए और एक लोन पेयर होता है इसमें। तो एक्चुअली आठ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसी आर एस जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ज्यादा स्टेबल होगी। सेकंड क्या होती है बताओ। नॉर्मली स्ट्रक्चर हैविंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर कहीं पाई बॉन्ड ज्यादा है तो वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगी, है ना। फिर अगर हम बात करें, फिर अगर हम बात करें ACRS ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज किस पे हो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर अगर हम बात करें ACRS जिसमें अनलाइक चार्ज क्लोजर है, एंड मतलब अपोजिट चार्ज, अनलाइक मीन्स अपोजिट, और लाइक चार्ज फार अवे, तो ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। फिर अगर हम बात करें ACRS जिसमें बेंजेनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, बेंजीन की टाइप की स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है बताओ, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बताओ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे बताओ, मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसमें एक देखते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो इसे क्या बोलेंगे बताओ, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना। क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम को प्लस आर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, प्लस आर। अब बात करते हैं कौन से प्लस आर इफेक्ट होंगे, है ना। इनके बाद इनमें, है ना, इमीडिएट बॉन्ड के बाद या तो लोन पेयर होगा, है ना, या इमीडिएट बॉन्ड के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये मोस्टली कंपाउंड किसकी तरह होंगे, किसकी तरह होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह होंगे। मतलब इमीडिएट बॉन्ड के बाद या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो प्लस एम की तरह काम करेंगे। जैसे और एग्जांपल में बात करूं, NH2 लोन पेयर है, CH2 नेगेटिव चार्ज है, NH सी डबल बॉन्ड O। यहाँ कुछ भी हो, पहले क्या है बताओ, लोन पेयर, तो ये प्लस एम की तरह काम करेगा। लोन पेयर है, ये भी प्लस एम की तरह काम करेगा।
इमीडिएट बॉन्ड, इमीडिएट एटम के पास क्या बताओ, लोन पेयर, तो प्लस एम की तरह काम करेगा। जैसे फ्लोरीन है, लोन पेयर है। फिर क्लोरीन है, लोन पेयर है। ब्रोमीन है, लोन पेयर है। आयोडीन है, सबके पास क्या है, लोन पेयर है। जैसे इमीडिएट इमीडिएट एटम के पास क्या है बताओ, लोन पेयर है। तो ये सब किसकी तरह काम करेंगे, प्लस एम की तरह काम करेंगे। तो क्या है, प्लस एम वाले इफेक्ट कौन से होंगे, इमीडिएट बॉन्ड के बाद एटम पे या तो लोन पेयर हो, या इमीडिएट बॉन्ड के बाद एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो किसकी तरह काम करेंगे, प्लस एम की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे बताओ, प्लस एम की तरह। फिर बात करते हैं माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट, ये क्या होते हैं बताओ। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, है ना। इसमें तीन टाइप है, या तो ए डबल बॉन्ड बी, या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, जिसमें बी का आयन ज्यादा है, या ए पे पॉजिटिव चार्ज, या ए पे वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये माइनस एम दिखाएगा। जैसे पहले पाई बॉन्ड आ गया, माइनस एम दिखाएगा। पहले पाई बॉन्ड आ गया, माइनस एम दिखाएगा। पहले पाई बॉन्ड आ गया जस्ट बॉन्ड के बाद, माइनस एम दिखाएगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी एन। इसका एग्जांपल हो जाएगा कार्बन पे कौन सा चार्ज बताओ, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें अगर हम बात करें तो उसके पास क्या हो बताओ, वेकेंट ऑर्बिटल हो। बोरोन के पास क्या हो बताओ, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, माइनस एम की तरह काम करेंगे। जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड है, ये भी किसकी तरह काम करेगा, माइनस एम की तरह काम करेगा। जैसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे क्लोरीन हो जाए, या सी डबल बॉन्ड ओ है, ब्रोमीन हो जाए, ये सब किसकी तरह काम करेंगे बताओ, माइनस एम की तरह काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, विच इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। क्या चीज बताओ। कौन सा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, या सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। सिग्मा पाई, या नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है इसमें, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिखा है, जैसे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, और यहाँ पे ये सी एच बॉन्ड है। इस सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का टूटकर पाई बॉन्ड की तरफ जाना ही क्या होता है बताओ, हाइपर कंजुगेशन होता है। अब इस पाई बॉन्ड के तुरंत पास के कार्बन विच इज नोन एज अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बताओ, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और इस पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है बताओ, इमीडिएट कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ, तीन हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ, तीन हो जाएंगे। ठीक है। तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, ये sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, तभी इस पे प्रेजेंट एच को क्या बोलेंगे अपन, अल्फा एच बोलेंगे। ठीक है।
तो ये अल्फा एच हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, जैसे मैं एक कंपाउंड लिखूं और इसमें पूछा अल्फा एच बताना है, तो एक तो क्या बताओ, ये अल्फा कार्बन है, और एक कौन सा कार्बन है इसमें, अल्फा कार्बन ये है। तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे बताओ, दोनों साइड तीन तीन है, तो तीन प्लस दूसरी साइड भी तीन, तो अल्फा एच कितने हो जाएंगे, छह, है ना, ये अल्फा एच हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें, ये तो एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, है ना। कार्बोकेटाइन अगर कहीं है और अल्फा पे एच है, तो उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें भी तीन अल्फा एच है। फिर अगर हम बात करें फ्री रेडिकल, क्या है बताओ, फ्री रेडिकल है, उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए और ये इधर चला जाए, और ये टूट के किस पे चला जाए बताओ, एच पे। तो इसमें भी क्या हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ये मेजोमेरिक से तो वीक होता है, बट इंडक्टिव से अच्छा होता है, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसके एक दो एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसके बारे में बात की जाए। एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किसकी स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी बताओ, नंबर ऑफ एल्फा एच। नंबर ऑफ एल्फा एच अगर ज्यादा होगा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। तो इसमें अगर हम बात करें, इधर अल्फा एच कितना है, तीन है, और इसमें कितना है, इधर तीन और इधर कितने, छह है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा। तो नंबर ऑफ एल्फा एच ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, नंबर ऑफ एल्फा एच। अगर रेजोनेंस नहीं है तो, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, एरोमेटिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, एरोमेटिसिटी। तो इसमें एक हक्कल रूल होता है। क्या रूल बताओ, हक्कल रूल। उसमें क्या होता है, कंपाउंड या तो एरोमेटिक हो सकता है, या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए अगर हम बात करें, एरोमेटिक में सबसे पहले कंडीशन, कंपाउंड क्या होना चाहिए बताओ, साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और फोर्थ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे एन की वैल्यू इसमें जीरो पुट करें, तो कितना होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब
दो, छह, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी सेम। कंपाउंड क्या होना चाहिए बताओ? साइक्लिक। फिर क्या होना चाहिए? प्लेनर। कॉन्जुगेटेड। और क्या होने चाहिए? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 16 पाई इलेक्ट्रॉन। है ना? 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक क्या हो? नीदर। कंपाउंड क्या हो? एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक। तब क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इनमें अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, अच्छा एंटी एरोमेटिक है ना, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। इनमें अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किसका बताओ? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन होगा बताओ? नॉन एरोमेटिक। एंड देन फिर क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। फिर कौन हो जाएगा बताओ? एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या चीज बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। किसकी स्टेबिलिटी बताओ? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? फिर कार्बेनाइन पे। एंड देन फ्री रेडिकल। ठीक है। कार्बोकेटाइन में अगर हम बात करें तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाए तब पॉजिटिव चार्ज आता है? 3 बॉन्ड बनाए तब। अब इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? हर एक 3 बॉन्ड बना रखे और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरह से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम बताओ ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो कौन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कौन घटा देगा बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसकी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी घटाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाएंगे। डोनेटिंग ग्रुप कौन होंगे बताओ? प्लस आई है, फिर प्लस एम और फिर प्लस एच। और विड्रॉइंग ग्रुप कौन होंगे बताओ? माइनस आई और माइनस एम। ये घटा देंगे। फिर बात करते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन। इसकी स्टेबिलिटी कौन होगा बताओ? इसमें अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज, और कितने बॉन्ड होंगे इसके बताओ? 3 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन है अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज।
तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। विड्रॉइंग ग्रुप्स में अगर हम बात करें, -I और -M। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो स्टेबिलिटी घटा देंगे। डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जैसे +I, +M और +H। ठीक है, ये स्टेबिलिटी घटा देंगे। बाकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे बताओ? इंक्रीज करेंगे। जैसे फ्री रेडिकल में अगर हम बात करें, फ्री रेडिकल क्या होता है बताओ? फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस पे बाकी कितने होते हैं बताओ? 3 बॉन्ड। तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? इस सिस्टम में 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। कौन बढ़ा देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसकी? EDG के, है ना। और इनवर्स हो जाएगा किसके बताओ? EWG की। ठीक है। इसके पास एक बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है अपना। क्या टॉपिक होता है बताओ? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? जैसे 3 मेंबर रिंग पे इमीडिएट प्लस चार्ज होता है, तो ये काफी स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल। ये हाई स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी कंपेयर के बारे में, जैसे 3 मेंबर 3 रिंग है, 2 रिंग है, इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी बात करें, इसमें 3 बार डांस होगा, दूसरे में 2 बार। जिसमें 3 बार डांस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें कार्बोकेटाइन में एक एक्सेप्शन भी होता है। इसमें रेजोनेंस होगा। और इसमें LPH है कितने बताओ? हर जगह 3 3 टोटल कितने हो जाएंगे? 9। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बताओ? इसकी ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन होता है, ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। फिर अगर हम बात करें, ब्रेड्स रूल होता है। वो क्या बोलता है बताओ? जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है, क्या चीज? ब्रिज हेड कार्बन एटम, वो पॉजिटिव चार्ज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बताओ? ब्रिज हेड कार्बन एटम पे। ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा बताओ? अनस्टेबल रहेगा। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये, वो क्या रहेगा बताओ? अनस्टेबल। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो टॉपिक क्या है बताओ? एसिड स्ट्रेंथ।
क्या टॉपिक है? एसिड स्ट्रेंथ है। जैसे कोई एसिड है AH, ये टूट के क्या देगा बताओ? ए पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्लस क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा, है ना? ये अगर एसिड है, अगर ये एसिड है, इसे क्या बोलेंगे फिर? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो जो एसिड स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एसिड डिस्प्लेसमेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, या स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, मतलब AH टूटेगा तो इसे टूट के क्या बनेगा? ए पे नेगेटिव, और क्या डोनेट करेगा? H+। तो जो एनाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एसिड का जो पीके है उसके ये इनवर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी H+ स्ट्रेंथ है ना? कितनी ज्यादा H+ है, और ये इनवर्स हो जाएगा किसके बताओ? उसकी पीएच के। उसकी पीएच के क्या हो जाएगा? इनवर्स, है ना? जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि कोई H+ कितना जल्दी डोनेट करे। CH4 है, NH3 है, H2 एंड HF है। मैं पूछूंगा सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो कौन अच्छा एसिड होगा बताओ? जितनी ज्यादा एटम की EN ज्यादा है उतना अच्छा एसिड होगा। EN फ्लोरीन के सबसे ज्यादा है, तो मतलब एसिड स्ट्रेंथ एक तरह से EN के भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। EN के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसमें बताओ? ये मेजरली इफेक्ट किसमें लगेगा? इन ए पीरियड, एक पीरियड में ये इफेक्ट लगेगा। एक पीरियड है तो उसमें EN ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे H2S और HCl, एक ही ग्रुप के है ना, तो HCl का ज्यादा हो जाएगा। एक ग्रुप में अगर हम बात करें, एक ग्रुप में, तो ग्रुप में साइज बढ़ने पर अच्छा एसिड होगा, जैसे HF, फिर HCl, फिर HBr, और फिर HI। इनमें एसिड स्ट्रेंथ देखें तो HI सबसे अच्छा होता है, बिकॉज इसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो ये सबसे अच्छा एसिड होगा। तो यहां से अगर हम बात करें एसिड स्ट्रेंथ, मतलब एनाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एसिड स्ट्रेंथ को अपन बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इनवर्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इनवर्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये एसिड स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा बताओ? सीधा सीधा लेना देना हो जाएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो करते हैं डिस्कशन अपन। एक ROH है और एक RCOOH। ROH का मतलब होता है एल्कोहल, और इसका मतलब होगा कार्बोक्सिलिक। दोनों में कौन अच्छा एसिड होगा बताओ? कार्बोक्सिलिक। बिकॉज H+ तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? RO-, कोई रेजोनेंस नहीं है, और इस एसिड में से H+ हटाने के बाद OP- आएगा और रेजोनेंस होगा, और बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल, एज कम्पेयर टू एल्कोहल, है ना? फिर अगर हम बात करें, एक फिनॉल हो और एक नॉर्मल अल्कोहल हो, कौन अच्छा एसिड होगा? फिनोल में अगर H भागा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मतलब इनमें भी अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, एंड देन क्या हो जाएगा बताओ? एल्कोहल। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? एल्कोहल। ये एसिड डिस्टेंस हो जाएगी। और
एल्कोहल नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब -m के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। EWG है तो एसिड अच्छा होगा, EDG है तो एसिड खराब होगा। जैसे एक तो ये एसिड दिया और एक, दो एसिड दिए और दोनों में पूछा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो पहला अच्छा होगा या दूसरा। पहले में अगर हम बात करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है और इसमें CH3 है, और CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बताओ, +I। तो कौन सा अच्छा हो जाएगा पहला, कौन सा अच्छा हो जाएगा पहला, पहला अच्छा एसिड हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें एक एसिड बना, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, थोड़ा सा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑर्थो इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड में किसमें बताओ, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड होता है, वो सारे एसिड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। किसमें, बेंजोइक एसिड में। उसे ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ CH3 है और एक में दूसरा CH3 कहाँ लगा दिया बताओ, इस जगह लगा दिया, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये एसिड होगा। अब जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड में भी कौन होगा, इनऑर्गेनिक एसिड अच्छा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एक एसिड ये है और एक एसिड ये है, तो सल्फोनिक एसिड क्या होगा बताओ, कौन सा एसिड, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक होता है, छोटा सा सब टॉपिक, क्या, एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है ना। तो ये क्या होता है, कोई एसिड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से, एक रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से किधर प्रोसीड कर रही है, वीक एसिड की साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड से किधर जा रही है, वीक एसिड, तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, है ना। जैसे HCl है +NaOH, ये स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी, इसमें बात करते हैं। इधर एसिड क्या है, ये HCl है, अगर ये H इसको डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, H2। क्या बन जाएगा अपने पास, H2 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। इधर एसिड ये होगा, ये HCl H2 के कंपेयर में बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग एसिड है, और H2 कैसा वीक एसिड है बताओ, वीक एसिड है ना। तो ये रिएक्शन किधर से किधर जा रही है, स्ट्रांग से वीक जा रही है, तो ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज ये क्या होती है बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी अगर स्ट्रांग से किधर जा रही है, वीक इन जा रही है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन बेस स्ट्रेंथ, किस पे बात करते हैं, बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो लोन पेयर डोनर है, कौन बताओ, लोन पेयर डोनर, वो क्या होंगे बताओ, वो बोले उन्हें बोलेंगे अपन लुइस बेस
क्या बोलेंगे उन्हें अपन? लुइस बेस। उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के बी। किसके? के बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितना इजी प्रोटॉन है, प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इजीनेस ऑफ प्रोटोनेशन। इनवर्स हो जाएगा किसके बताओ, ये ईएन के। और इनवर्स हो जाएगा उसी कंपाउंड की एसिड स्ट्रेंथ के, उसके कॉन्जुगेट एसिड के, कॉन्जुगेट बेस के एसिड स्ट्रेंथ के। मतलब बेस स्ट्रेंथ का जनरली मीन होगा वो कौन कितना जल्दी डोनेट कर पाए, है ना। इसमें एक लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में भी कौन होगा? जैसे मान लो कि एक मैं बेस लिख रहा हूँ, एक तो यहाँ NH2 लगाया है और एक मैंने यहाँ लगाया बेंजीन पे। कौन अच्छा बेस होगा बताओ? ये रेजोनेंस कर रहा है तो अच्छा बेस नहीं होगा क्योंकि डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? ये रेजोनेंस नहीं करा तो इसे क्या बोलेंगे अपन? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड। है ना। जिससे मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ। कौन अच्छा बेस होगा बताओ? ईएन बढ़ रही है तो उनकी बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार्बन की ईएन कम है तो बेस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। जिससे मैं लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड का एक एग्जांपल और देता हूँ। मतलब बेस ईएन के इनवर्स थी ना, एक ये है, दूसरा ये है। कौन सा अच्छा बेस होगा बताओ? दूसरा। बिकॉज ये पहला क्या, डी लोकलाइज्ड, लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो क्या होगा ये? डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? रेजोनेंस कर रहा है तो क्या है ये? रेजोनेंस नहीं करे तो लोकलाइज्ड। मतलब जो रेजोनेंस ना करे वो अच्छा बेस होगा। रेजोनेंस ना करे वो क्या होगा बताओ? अच्छा बेस होगा। ठीक है। तो ये एक तरह से जीओसी का रिवीजन था, है ना। इसमें अपन ने ठीक ठीक रिवीजन रखा है ना। एक क्लास और दे देंगे जिसमें अपन क्वेश्चंस वगैरह करें। बाकी ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने थोरली रिवाइज करवाया, तुम्हें एक बार अच्छे से देखना और एग्जाम में तुम्हें काफी हेल्प होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। चलो बाय।